ये एक एग्जांपल है. You have to assign RS configuration to this chiral carbon. ये chiral carbon है आपके पास जिसको मैंने स्टार से मार्क किया है. You have to assign configuration RS notation to this chiral carbon. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? We have to assign priorities. तो प्रायोरिटीज असाइन करो सबसे पहले इसके लिए. फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी इसमें? सर NH2 फर्स्ट प्रायोरिटी होगी NH2 की. फिर सेकंड सर CN CN. क्यों भाई CN क्यों होगी? सर CHO सर CHO होगी. CHO की होगी क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है भाई बॉन्डेड, यहाँ नाइट्रोजन है. ये मत देखो कितने बॉन्डेड है. मैंने ये कहीं नहीं लिखवाया रूल में कि यहाँ पे 3 नाइट्रोजन बॉन्डेड है तो 3 का एटॉमिक नंबर मिला के देखना है हमें. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है क्योंकि C डबल बॉन्ड O है ये. तो वो तो मैंने नहीं बताया आपको. मैंने तो सिर्फ ये बताया था नेक्स्ट एटम हमें देखना है. तो नेक्स्ट एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी. तो ये सेकंड हो गई. थर्ड CN हो गया एंड फोर्थ CHO हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बिफोर असाइनिंग RS नोटेशन? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. हाँ, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी ऑन द ब्रोकन लाइन. और ब्रोकन लाइन कौन सी है? ये वाली है हमारी. तो इसको ब्रोकन लाइन पे लेकर के आना है हमें. तो क्या करना पड़ेगा हमें? इवन इंटरचेंज. अब इवन इंटरचेंज कैसे करें हम? आप डायरेक्ट कर दो. यहां से हमने इनको कर दिया, इन दोनों को कर दिया, एक बार में कर दीजिए. यहाँ पे लिखो आप डबल इंटरचेंज. डबल इंटरचेंज हमने कर दिया. तो हमारे पास जो नई स्ट्रक्चर बनी वो क्या बनी? कि हमारा जो प्रायोरिटी नंबर 3 थी, 3 कहां पे शिफ्ट कर गई? यहाँ पर. और प्रायोरिटी नंबर 2 आ गई हमारी यहाँ. ठीक है. ग्रुप से तो हमें कोई लेना देना नहीं है. ग्रुप तो जो मर्जी हो. हमने जब प्रायोरिटी असाइन कर दी तो अब हमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं. अब हम देख रहे हैं कि थर्ड प्रायोरिटी सेकंड पर चली गई. सेकंड कहाँ पे आ गई? थर्ड की पोजीशन पर. और यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो यहाँ आ गई ब्रोकन लाइन पर. और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यहाँ आ गई. अब हमारे पास ये नया मॉलिक्यूल बन गया. इज इट फाइन? मैंने ग्रुप नहीं लिखे हैं दोबारा से, जरूरत भी नहीं है अब हमें लिखने की. लग रहा है आपको कोई जरूरत है? नो सर. ठीक है. नाउ अब इसके बाद क्या होता है? अगला स्टेप हमारा हमें ये देखना है. वी हैव टू मूव फ्रॉम द प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 3. प्रायोरिटी नंबर 4 से हमें कोई लेने देना नहीं है. सिर्फ हमें क्या देखना है? प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 3 अगर हम मूव करें तो मूवमेंट कैसा है हमारा? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो कैसा मूवमेंट है इसका? एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये एस कॉन्फ़िगरेशन में है. ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स ही आएंगे आपके एग्जाम में. डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आएंगे. आपसे पूछा जाएगा कि आप प्लीज असाइन RS नोटेशंस और RS कॉन्फ़िगरेशन टू द गिवन मॉलिक्यूल. तो आप इस तरह से आप इनको कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में सपोज आपको दिया हुआ है किसी ने कोई मॉलिक्यूल ऐसा साइक्लिक है. अब आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, बट कोई नहीं, करोगे तो समझ में आ जाएगा. ये मॉलिक्यूल है. कायरल कार्बन कौन सा है इसमें? ये कायरल कार्बन है. इसको RS असाइन करना है कायरल सेंटर को. कर पाएंगे? थिंक अबाउट इट. अरे मॉलिक्यूल का लिखा है CH2. कहाँ लिखा है CH2? पूरे मॉलिक्यूल को कुछ पहले तो प्रायोरिटी असाइन करनी है सबसे पहले. तो कायरल कार्बन नहीं है सर, ये उसको NH2 के साइड में क्या लिखा है आपने? पूरा नहीं हो रहा है. OH, ये C डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O.
और वो NH2 के साइड वाला सर दोबारा बताना एक बार। ये वाला ये OH है, ये साइक्लिक रिंग है। दिख रहा है? दोबारा से लिखूं? देखो दोबारा लिखता हूं क्योंकि मेरा भी हाथ यहाँ पे थोड़ा ढंग से चलता नहीं है इस पर। ये है C++O, ये हमारा कायरल कार्बन है। अब इसका बताना आपको R कॉन्फ़िगरेशन में है ये या S कॉन्फ़िगरेशन में, जो कायरल सेंटर है इसका। अब तो विजिबल है सबको? और शेखर, शेखर कर पा रहे हो ये? यस सर। हाँ ठीक है, करके बताओ मुझे फिर इसका कैसे करेंगे ये। आ रहा है सर। तब और बाकी लोग भी करो तब तक। आ रही आ रहा आ रहा है? सबका आ रहा है? ये मॉलिक्यूल था, यहाँ OH था, यहाँ NH2, इस पे था CO, यही था। सर। ऊपर का दिख नहीं रहा। दिख जाएगा, अब दिख गया। अब सही है सर। यस ठीक सर। है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दी OH ग्रुप को, सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे हम? NH2 को। NH2 को देंगे भाई। यहाँ पे C++ से पहले कार्बन है ना, कार्बन से नाइट्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है। यस सर। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी हमने दे दी इस साइड को, और फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हो गई ये। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग निकाल करके, जरूरी थोड़ी हम उसको वहीं पे सॉल्व करें, आप अलग निकाल लो इसको। तो ये हम यहाँ पे खाली प्रायोरिटीज मार्क कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। निकाल लिया ना हमने ये पोर्शन? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास आ गया। अब हमें इस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर हमें तब तक देखनी है जब तक हमें। हाँ जी, हाँ जी सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, बताता हूँ कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले हमें प्रायोरिटीज असाइन करनी है। जो हमारा कायरल कार्बन है उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं, ये कायरल कार्बन है, इसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच हैं। एक OH है, एक NH2 है, और एक ये COCH2 आ गए। और इधर की तरफ है हमारे पास CH2 है। ठीक है, अब देखो प्रायोरिटी जब हम असाइन करेंगे तो डायरेक्टली अटैच एटम, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है।
तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी, नाइट्रोजन का उसके बाद होता है तो सेकंड प्रायोरिटी। दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी असाइन करते हैं। बताइए थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन के साथ में या तो कार्बन अटैच है या हाइड्रोजन अटैच है। तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? CO ग्रुप की। ऑक्सीजन। हाँ, तो ये थर्ड प्रायोरिटी मार्क करिए, फोर्थ हो गई। अब इस स्ट्रक्चर में हमने जो प्रायोरिटी मार्क करी है, इस स्ट्रक्चर से ज्यादा कुछ नहीं लेना देना है। अब हमने इसका जो ये पोर्शन था वेज डेस फॉर्मूला, जहाँ पे हमारा कायरल सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको निकाल लिया इस पोर्शन को, और हमने ये जो सॉलिड लाइन पे था ग्रुप 1, तो हमने 1 प्रायोरिटी लिख दी। यहाँ पे ब्रोकन लाइन पे सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप था तो सेकंड लिख दिया, यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी लिख दिया, यहाँ फोर्थ लिख दिया। रेस्ट इज सेम। हाँ पूजा, क्लियर है अब? यस सर, अब क्लियर है, थैंक यू सर। ठीक 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 है। अब हमें देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहाँ है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा फोर्थ है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहाँ होना चाहिए? सेकंड वाली पोजीशन पर, लेकिन है ये कहीं और। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इवन इंटरचेंज। और इवन इंटरचेंज हम कैसे कर सकते हैं? इसे हमें वहां पे भेजना है, या तो ये है कि फर्स्ट हम और पहले थर्ड इन कर दोनों लो को, सर। हाँ फर्स्ट और फोर्थ करें, फिर फोर्थ के बाद और सेकंड का करें। एक तो तरीका ये है, लेकिन मैंने आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी है किसी भी तरह की। आप जो आपका मन करे वहां से आप इंटरचेंज करो, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि यहां से यहां इंटरचेंज करूंगा मैं तो अपना सीधे, सेकंड को यहां भेजूंगा, फोर्थ को यहां भेजूंगा। एक इंटरचेंज मैंने ये कर दिया, दूसरा इंटरचेंज मैं यहां करना चाहता हूं 1 और 3 में। ठीक है, तो मैं जब सर हर बार 2 ही इंटरचेंज करने पड़ते हैं? हाँ वो मैंने बताया दो ना आपको, पूरा रीजन बताया ना मैंने आपको। डबल इंटरचेंज करेंगे तभी मॉलिक्यूल सेम रहेगा, अगर सिंगल इंटरचेंज करोगे तो एनंशियमर बन जाएगा। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन साइन कर दोगे, आपके नंबर 0 हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो कोई जिसको नहीं आता आंख बंद करके करेगा तो R और S में से करेगा, 50% प्रोबेबिलिटी तो है ना सही होने की, R या S, बस यही है, इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन तो है नहीं। तो आप बिना अगर सॉल्व करे भी करोगे तब भी चांस है 50% कि आपका सही हो जाए। लेकिन जो एक्चुअल तरीका ये है कि हमें हमेशा डबल इंटरचेंज करने होते हैं। तो डबल इंटरचेंज करें, और मैंने आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस किसी की तरह की बताई नहीं है, आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने करा था 1 को 3 की जगह, 3 को 1 की जगह। तो यहाँ पे हमारा 3 पहुंचा, और ये 1 हमारा इस पोजीशन पे था, यहाँ पे आ गया, जो हमारा 1 अपने 3 की पोजीशन पे आ गया। दूसरा इंटरचेंज करा मैंने 4 और 2 में, फोर्थ आ गया यहाँ पर और सेकंड आ गया यहाँ पर। ये किया डबल इंटरचेंज। अब देखो इसको रोटेट करके देखो, फ्रॉम मूव करो फ्रॉम 1 to 3, कैसा मूवमेंट है? क्लॉकवाइज। तो आप लोगों ने क्या सर। बताया था अभी? हाँ सर हम इसको ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते कि 3 को 4 से और 1 को 2 से? किसी से भी कर लो, मैंने कहा ना डबल इंटरचेंज करना है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो सर ऐसे भी कर सकते अगर हो। जैसे आप क्या चाह रहे हो, किस में इंटरचेंज करना चाह रहे हो बताओ? सर 3 को 4 से 1 को, एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले बना ही लेता हूँ इसको। आप क्या कह रहे हो? 3 को 4 के साथ करना है, ठीक है, 3 को 4 के साथ करना है ना आपको। लेकिन उसमें पता दिक्कत क्या आएगी आपको, क्योंकि आपको जो आपका पर्पज है कि आपको ब्रोकन लाइन पे पहुंचाना है, तो ब्रोकन पे आएगा नहीं, फिर से आपको करना पड़ेगा। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लो मैं कर देता हूँ। ठीक है, 3 को मैंने यहाँ पहुंचा दिया, 4 को यहाँ पहुंचा दिया, 1 यहीं रहा, 2 यहीं रहा। ठीक है, फिर अब हम दोबारा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें 4th को तो यहाँ लाना ही लाना है एनी हाउ, सेकेंड इंटरचेंज। तो सेकेंड इंटरचेंज फिर हमने किया, फोर्थ यहाँ आ गया, सेकंड यहाँ आ गया, और 1 और 3 की पोजीशन हमने चेंज नहीं की है। तो इस तरह से मैंने कर दिए 2 इंटरचेंज। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों को देख लो आप, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1 2 ये भी आ रहा है। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आपका जो मन करे जहां से करे वहां से आप ग्रुप चेंज कर लो। बस आपको क्या करना है,
लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ब्रोकन लाइन पर लेके आना है। समझ में आया ये? आगे Yes, चलें sir. या कुछ और पूछना है किसी को? चलो सर। ठीक ठीक है, बस यही रूल है वेज डेस फॉर्मूला में, आप आराम से कर सकते हो इस तरह से, कहीं भी आपको दिखेगा आप इंटरचेंज करो और कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो। अब देखते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। अगर हमारा मॉलिक्यूल फिशर फॉर्मूला में है, फिशर फॉर्मूला कैसे होता है? 2D स्ट्रक्चर होती है, ये मैंने आपको बताया ही था। इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी मॉलिक्यूल को? बाय 2 लाइंस, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये 2 लाइंस हमारे पास होती हैं, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे हमारा कार्बन होता है। तो इसके साथ जो ग्रुप अटैच है, इसकी पोजीशन एक्चुअल में कैसी होती है वो भी मैंने आपको बताई थी। जो हमारा कार्बन होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी क्या होती है? टुवर्ड द ऑब्जर्वर होती है, सॉलिड लाइन होती है एक तरह से। और जो हमारी ये लाइन होती है वो कैसी होती है? वर्टिकल लाइन, ब्रोकन लाइन होती है। एक मिनट में एक कॉल आ रहा है, रिसीव कर लेता हूँ। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अगर हमें आरएस नोटेशन असाइन करना हो तो। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आपको पता ही है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें एक हमारी वर्टिकल लाइन होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और वर्टिकल लाइन कैसे होती है हमारी? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर वर्टिकल लाइन में कोई ऊपर हो ग्रुप या फिर इसके नीचे हो, तो
ग्रुप कैसे हैं ये? These are away from the observer because this is a 2D structure. It has only 2 directions. और जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी ग्रुप्स होंगे वो कहाँ होंगे? These are toward the observer. Above the plane या toward the observer, ये हम बोल सकते हैं. Above the plane भी बोल सकते हैं और toward the observer भी बोल सकते हैं. और ये ब्रोकन लाइन वाले होंगे, these are away from the observer, और you can say these are below the plane. ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए, वेज फॉर्मूला में हम लोग देख रहे थे अभी. जब हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ था? वहां पे ब्रोकन लाइन पे, विच वाज बिलो द प्लेन. यस सर. तो यहाँ पे कहाँ होना चाहिए अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में असाइन करना हो तो? वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन. इट शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन. अब वर्टिकल लाइन में वो अबाउ द प्लेन भी, वो और टॉप पर भी हो सकता है या फिर बॉटम पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है. देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इट मस्ट नॉट बी ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो लिखो ये, बिफोर assigning RS the lowest priority group must be on vertical line. तो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए. तो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए. अब ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है. अप साइड में भी हो सकता है या फिर डाउन साइड में भी हो सकता है. ये हमें सिर्फ ध्यान रखना है. इफ इट इज नॉट देयर देन डबल interchange should be performed. For bringing lowest priority group on vertical line. तो वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए आपको डबल इंटरचेंज करना पड़ेगा. अगर नहीं है तो आपको डबल इंटरचेंज करना पड़ेगा. डबल इंटरचेंज के अलावा और भी तरीके मेथड्स हैं हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई. वो भी मैं बता दूंगा आपको. पहले एक बार डबल इंटरचेंज का देख लेते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल से आपको पता चलेगा. ये मॉलिक्यूल है एक हमारे पास. कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है इसको. RS कॉन्फ़िगरेशन. कायरल कार्बन कहाँ है? ये कायरल कार्बन है, बिकॉज 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड हियर. प्रायोरिटीज असाइन करो. फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई? NH2. सेकंड प्रायोरिटी COH. थर्ड प्रायोरिटी CH3. फोर्थ प्रायोरिटी H. Do we need to perform the interchange? No, sir. No, sir. Because this lowest priority group is already present on the वर्टिकल लाइन. or you can say on the vertical line. तो हमारा 1 2 3 हम मूव करेंगे तो ये कैसा हुआ कॉन्फ़िगरेशन इसका?
एस आर 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 है, क्लॉकवाइज है इसलिए ये आर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। पहले प्रायोरिटी असाइन करो, सबसे पहला काम। सर फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? ये सर NH2 NH2 NH2, सेकंड CN, थर्ड एंड फोर्थ। अब सेंटेंस चेंज जरूरी है। इंटरचेंज जरूरी है क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल horizontal लाइन line पे है। लाइन पे है। हाँ, या तो कंपटीशन में अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट आया उसका अपोजिट लिख देना, आपको करने की जरूरत नहीं, वहां हमें करके थोड़ी दिखाना होता है, तो डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। तो हमने देखा Yes, 1 2 3 आर आ रहा है तो हम सीधे लिख देंगे एस हो गया। लेकिन क्योंकि हमें रिटर्न एग्जाम जब हमारा होता है तो वो हमें बताना होता है, तो यहाँ पे हम डबल इंटरचेंज कर देंगे। डबल इंटरचेंज कैसे कर दें? इन दोनों का कर दो, अपना आप आ जाएगा ये, और इन दोनों का कर दो। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। मैं इंटरचेंज के तरीके बता देता हूँ आपको। इंटरचेंज जरूरी नहीं हम इसी तरह से करें, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं इंटरचेंज करने के। एक तो ये हो गया कि हमने डबल इंटरचेंज कर दिया इन एनी टू ग्रुप्स। तो ये हमारा बन गया नया स्ट्रक्चर। NH2 यहाँ आ गया, CN यहाँ आ गया, और H हमारा चला गया, या CH3 आ गया यहाँ। हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 S आ गया। एक तो तरीका ये हो गया इंटरचेंज का। एक तरीका और है इसी मॉलिक्यूल के लिए इंटरचेंज का। एक और तरीका क्या है? होल्ड दिस ग्रुप। इस ग्रुप को आपको मूव नहीं करना है बाय होल्डिंग वन ग्रुप। अनदर ग्रुप को आपको मूव करना है इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं सो दैट ये हमारा यहाँ आ जाए, ये यहाँ चला जाए, और ये ग्रुप चला जाए यहाँ पर। ये भी एक मेथड है। नोट कर लेना, बाय होल्डिंग वन ग्रुप। जैसे आपने एक ग्रुप को होल्ड कर दिया, हमने जैसे CN को होल्ड कर दिया, उसको हमने मूव नहीं किया। आप चाहते तो कोई और भी ग्रुप होल्ड कर सकते हो, बट हमने एक ग्रुप को किसी को होल्ड करे बाय होल्डिंग वन ग्रुप एंड मूविंग अनदर ग्रुप इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये लिख लेना आप, मूवमेंट ऑफ अनदर 3 ग्रुप्स इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबकी पोजीशन चेंज हो गई। क्या आप चेंज होकर के आई? देखो मैंने होल्ड कर दिया CN को, CN अपनी जगह पे है, CN की पोजीशन फिक्स है। मूव किया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, कहां आ गया? H यहाँ आ गया, CH3 चला गया यहाँ, और NH2 आ गया यहाँ। कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। कंडीशन क्या थी? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। अब देख लो आप 1 2 3 4 1 2 3 कैसा आ रहा है ये? सर Yes, ऐसा sir. सर सर क्लॉकवाइज है। अब पहले भी हमारा सर क्या आ रहा था? सर एंटी क्लॉकवाइज होगा सर। सर 1 2 ऊपर है सर। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर दी कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट दिखाना है ना हमें 1 2 3। तो ये Yes, एंटी sir. क्लॉकवाइज आ रहा है इसलिए ये S हो गया। देखा सेम आया जब हमने डबल इंटरचेंज करे, जब भी वही है। और अगर हमने एक ग्रुप को होल्ड करके 3 को मूव कर दिया तब भी हमारा S आ रहा है। ये सेकंड वे ऑफ डूइंग इंटरचेंज है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? और कोई तरीका? RS कॉन्फ़िगरेशन में जो ये फिशर प्रोजेक्शंस को वैसे हम 180 डिग्री पे भी बदल सकते हैं, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। इन प्लेन में अगर हम रोटेट कर दें 180 डिग्री, बट उससे हमारी कंडीशन फिर भी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल पे है। 180 डिग्री करेंगे तब भी हॉरिजॉन्टल पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हमारे पास है। आप ये दोनों मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, है ना। या तो हम किसी एक ग्रुप को होल्ड करके इंटरचेंज करा दें, बाकी ग्रुप्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लें, और या फिर हम डबल इंटरचेंज कर लें।
नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा फॉलो करते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हैं आप। हो जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन असाइन। यस यस सर। सर। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, उनमें कैसे असाइन करें वो भी जरूरी है। If more than one chiral carbon is present in the molecule, then how can we assign configuration? ये देखो, ये हमारा एक कायरल कार्बन हो गया, सेकंड कायरल कार्बन हो गया। जब IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करते हैं तो हम लोगों की नंबरिंग ऐसे आएगी जहां से हमारा ये OH को मिनिमम नंबर यहां से आएगी। ऐसे करना पड़ेगा ना हमें जब IUPAC से करते तो 1 2 3 और ये 4 आ जाएगा, ऐसा करना होता। तो आपको बताना नंबर 2 और नंबर 3 इनका कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको। सपोज करो हम पहले नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें तो क्या होगा, फिर नंबर 3 जो है हमारा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। आर कहाँ होगा, तो दोनों का सेपरेटली असाइन करना होता है। कैसे असाइन करोगे? सर ब्रेक करके कर ले। हाँ, ब्रेक करके भी कर सकते हो आप। एक तरह से मान सकते हो कि जो हमारा ये ग्रुप है, जब हम इस नंबर 2 को असाइन करेंगे तो ये ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, हमारा एक फोर्थ ग्रुप की तरह काम करेगा। जो हमने प्रायोरिटीज असाइन करेंगे तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी इसकी आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है सर ऊपर में भी सर डायरेक्टली अटैच है। हाँ, उस वाले को आएगा, उसको आएगी। उसका रीजन ये देखो, ये हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो आप। ठीक है, CH2OH पहले हमने इसका ही करा नंबर 2, और इधर CH3 है हमारे पास, इधर H है, CH3। ठीक है, यहाँ ये OH आ गया और एक H आ गया। ये इस तरह से आपने करा। अब हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं इसके साथ में, CH2OH और CHOH में OH CH3, इनको हमने देखना है। यहाँ पे भी CH2OH है, यहाँ पे भी एक तरह से CHOH है, बट यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या आ रहा है, मिथाइल। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, ऊपर वाले की। ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा, और ये हो गया हमारा थर्ड प्रायोरिटी, ये हो गया फोर्थ प्रायोरिटी। अब आप देखो, क्या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वहां पे है वर्टिकल लाइन पे? No, sir. नो सर। नहीं सर। तो हमें इंटरचेंज करके दिखा सकते हैं हम इनको। यहाँ से इंटरचेंज कर दो 2 और 4th को, और इधर 1 और 3 को। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ आ गया, 2 इधर हो गया हमारा, और 1 यहाँ आ गया, और 3 आ गया यहाँ पे। इज इट करेक्ट? अब आप मूवमेंट देख सकते हो 1 2 3, ये कैसा है, R। तो हमारा कार्बन नंबर 2 जो है हमारा कायरल कार्बन 2, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ R। इसी तरह से आप थर्ड के लिए देख सकते हो। थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, ये OH डायरेक्टली अटैच है, सिंपल सी बात है। ये तो फर्स्ट हो गया होगा, फर्स्ट दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये OH हमारा फर्स्ट हो गया। ये जो ग्रुप है पूरा ग्रुप एक, ये हमारा इसके लिए सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे CH CH3 CH2 है, तो यहाँ पे खाली मिथाइल ग्रुप है। तो ये हमारा सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया प्रायोरिटी, ये फोर्थ हो गया। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है हमारी, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें इंटरचेंज दिखाने पड़ेंगे, डबल इंटरचेंज। जब आप इसको इंटरचेंज करके लिखोगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी, 3 will be here, 1 will here, and 4th will be here, and 2nd will be here. Now you see from 1 to 3 it is clockwise, so this is also in R configuration. तो थर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 3 भी R कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दिया।
सेकंड जो कायरल कार्बन है हमारा उसका भी R और थर्ड वाले का भी R। बाकी आप और करके देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो बता देना फिर। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, उसके बाद थोड़ा ब्रेक करेंगे 5 मिनट का, फिर आपको बताऊंगा ईजेड नोटेशंस। कर दूं इरेज ये? यस सर। अब आप कोई भी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपके पास अवेलेबल हो उसको उठाना, उसके एग्जांपल्स को देखना और एक बार उनको आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देना। ये आपके पास मॉलिक्यूल है, नंबरिंग करेंगे हम इसकी, पेरेंट चेन 1 2 3 एंड 4th। तो सेकंड कायरल कार्बन है उसका आपको असाइन करना है और थर्ड इसका असाइन करना है कॉन्फ़िगरेशन। करके बताओ मुझे। बी आर की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी ऊपर वाले उसके लिए अगर हम असाइन करें तो। नंबर 2 के लिए अगर हम असाइन करें तो आप देखोगे कि ब्रोमीन की प्रायोरिटी फर्स्ट हो गई क्योंकि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इसका है, और जो हाइड्रोजन है इसकी प्रायोरिटी 4th हो गई। अब इन दोनों में देखना है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो CHO है इट इज बॉन्डेड विद 2 ऑक्सीजन्स, ऐसे है ना, ये एक हाइड्रोजन हो गया 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे जो है हमारा एक ऑक्सीजन है तो दूसरी तरफ कार्बन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हुई, लेकिन एक और साइड अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, बिकॉज इट हैज 2 ऑक्सीजन्स। तो CHO की प्रायोरिटी इस पूरे फंक्शनल ग्रुप जो आप पूरा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे इससे ज्यादा होगी, तो इसकी प्रायोरिटी हमारी कितनी होगी? सेकंड, और इसकी प्रायोरिटी हमारी होगी थर्ड। अब आप इसको कर सकते हो 1 2 3 है, लेकिन 4th हमारा कहाँ होना चाहिए? तो इंटरचेंज कर दो आप, डबल इंटरचेंज किया हमने, तो डबल इंटरचेंज हम कर देते हैं 3rd एंड 4th में कर देते हैं, और इधर 1 एंड 2 में कर देते हैं। तो 4th आ गया हमारा यहाँ, 3rd चला गया यहाँ, 1 आ गया और ये 2 आ गया। अब देखो 1 2 3 क्या आ रहा है? ये S, इसका मतलब 2 क्या हो गया? S। इसी तरह से थर्ड को आप देख सकते हो। थर्ड के लिए हम क्या करें? थर्ड वाले को निकाल लो, ये कार्बन नंबर 3, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ ब्रोमीन है, ये यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन वाला आ गया 1, ये हाइड्रोजन तो लोएस्ट हो गया 4th। अब देखना है यहाँ CH2OH और इसमें से किसका आएगा? C के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, यहाँ C के साथ में ब्रोमीन बॉन्डेड है, कौन से का ज्यादा होगा? ब्रोमीन वाले का। ब्रोमीन वाले का। तो ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड हो गया। वही डबल इंटरचेंज आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी डबल इंटरचेंज में आपकी बार इधर कर देता हूँ, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ, ऊपर वाली पोजीशन पर।
तो ये फोर्थ यहाँ आ गया, सेकंड यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया। तो आप देख लो मूवमेंट क्या आ रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, आर मतलब ये आर है, तो यहाँ आ गया 3 आर। आप इसको नीचे करके देखोगे जब भी आर ये आएगा ये, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, बस ऊपर है या नीचे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 5 मिनट्स का ब्रेक है। 3:46 पे हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे और अब इजेड नोटेशंस डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, Okay, sir. ओके सर।
आगे सभी लोग करें फिर स्टार्ट। सर हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 2 है, 2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R हो सकती है और 3 की S हो सकती है इंटरचेंजिंग में। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक्चुअल तो जो है वो जो आएगी वही आएगी, आप कैसे भी कर लो। अगर आप एज पर रूल कर रहे हो तो जो एक्चुअल होगा वही आएगा। ओके सर। ठीक है, और अगर आपने कराई गलत है तो फिर तो आ सकता है। फिर से एक बार जो मैंने रूल्स बताए ना उनको अप्लाई करके फिर से चेक करना। इंटरचेंज आप जिस मर्जी में कर देना, इवन इंटरचेंज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने प्रायोरिटी सही से असाइन की हुई है तो आपका जो है वही आएगा। आप क्या, वर्ल्ड में कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर, कोई भी केमिस्ट अगर उसको असाइन करेगा तो वो सेम ही होगा, क्योंकि रूल्स को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं EZ। EZ भी बहुत कॉमन है, विच इज ऑल्सो है एब्सोल्यूट मेथड ऑफ असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू द मॉलिक्यूल्स। जनरली एल्कीन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं EZ। एल्कीन्स, हाइड्रोक्साइम्स, ऑक्साइम्स जो हमारे होते हैं उनके लिए करते हैं हम। EZ नोटेशंस। E का मतलब होता है एंड जेसन एंड जेड का मतलब होता है जुसामैन। ठीक है, E का वैसे हम लोग जो यहाँ पे जो मतलब निकालते हैं, जनरली हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्रायोरिटीज ग्रुप्स हैं वो अपोजिट होते हैं, देन वी असाइन E कॉन्फ़िगरेशन। और जेड का मतलब होता है जुसामैन, मतलब सात सात, जब एक साइड में होते हैं सात सात होते हैं तो हम उसको जुसामैन या जेड कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज वी आर हैविंग दिस एल्कीन CH3H, CH3 एंड H। अब इसमें जो डबल बॉन्ड है, वी हैव टू असाइन कॉन्फ़िगरेशन टू दिस डबल बॉन्ड, whether it is present in Z configuration or in E configuration। कैसे असाइन करते हैं? जो हमारे ये एल्कीन के जो 2 साइड्स हैं, दिस साइड 1 एंड साइड 2। एक मिनट, ठीक है। तो वी आर हैविंग 2 ग्रुप्स with each double bond or each carbon of the double bond. 2 groups are still there, so we have to assign priorities to these 2 groups. By comparing these 2 groups, one will have the higher priority and another will have the lower priority as per the priority rules। और जो हमने CIP रूल्स अभी जो हमने फॉलो किए थे उनके अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटीज असाइन करनी है टू बोथ द ग्रुप्स अटैच विद ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। तो ईच कार्बन जो 2 फ्री वैलेंसीज हैं उनको असाइन करना है, आपस में मिक्स नहीं करना है, चारों को कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे खाली प्रायोरिटी लिमिटेड होंगे अप टू 1 and 2। देयर विल बी नो थर्ड प्रायोरिटी। RS नोमेनक्लेचर जब हम कर रहे थे, नोटेशन जब हम असाइन कर रहे थे, तो हमने प्रायोरिटीज कहां तक असाइन की थी? 1, 2, 3 and 4। बट हियर योर प्रायोरिटीज विल बी लिमिटेड टू 2, 1 and 2, नॉट टू 4। ठीक है, तो दोनों को सेपरेटली देखते हैं।
मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी सीआईपी रूल के हिसाब से? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये हमारा 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, बस काम खत्म। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरा कार्बन है जो हमारा डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन मिथाइल, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? मिथाइल। मिथाइल। अब मुझे ये बताओ, जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, क्या वो सेम साइड में है या अपोजिट है? सेम साइड। सेम साइड, सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, इसका मतलब ये क्या हुआ, जेड कॉन्फ़िगरेशन। मार्क कर लेना, ये सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स कहां पर है, सेम साइड में, दैट मींस इट इज ए जेड कॉन्फ़िगरेशन। एक और देखो, ये CH3 मैंने यहां कर दिया, दूसरे में CH3 मैंने कर दिया यहां, H कर दिया यहां और H कर दिया यहां। अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जेड होगा या ई होगा? सर दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा सर। चलिए ऊपर लिख दिखा देते हैं, दीजिए। ये लो, अब दिख रहा है। यस सर। ई कॉन्फ़िगरेशन। सर ई। ई होगा, क्यों? हमने जब इसकी प्रायोरिटी असाइन करी 1 2 1 2, तो हमारी सेम प्रायोरिटी कहां पर है, ऑपोजिट अपोजिट साइड। साइड में, इसलिए हमने इसको असाइन कर दिया ई। तो मान नोट कर लेना, इफ सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, देन it should be given Z notation, or it should be assigned Z. If same priority groups are on the opposite side, we have to assign E configuration to that double bond. इजी है। एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपको और थोड़ा पता चलेगा। अब तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करता हूं, कितने लोग फेल होते हैं भी पता चल जाएगा। अब बताओ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ई होगा या जेड होगा? सर ई होगा। और ई कोई होगा सर। ई सर ई। कोई जेड वाला भी होगा? है कोई जेड बताने वाला? कैसा कॉन्फ़िगरेशन है ये? ई। 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 तो बच्चे क्या गलती करते हैं, देखा ये मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, सेम साइड में है, क्या लिख के आ जाएंगे, जेड। बस यही गच्चा खा जाते हैं। यही गलती नहीं करनी है, हमें इस तरह से नहीं कंपेयर करना है, हमें इन दोनों की प्रायोरिटी ऐसे असाइन करनी है। ये प्रायोरिटी 1 हो गई, ये प्रायोरिटी 2 हो गई, यहाँ पे ये प्रायोरिटी 1 हो गई, ये यहाँ पे प्रायोरिटी 2। अब देखना है सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ई। तो सही कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आएगा, ई। ठीक है, और देता हूं अभी 1-2 एग्जांपल्स आपको। ये तो सिंपल एग्जांपल था, बट जल्दबाजी में लोग इसको भी गलत कर देते हैं। इसको असाइन करके बताओ, ई होगा या जेड होगा? सर ई होगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, ई, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी
किसकी होगी, इसकी। यहाँ पे ये सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो सेम प्रायोरिटी कहाँ है, अपोजिट साइड में। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया ई कॉन्फ़िगरेशन। इसका बताओ। जेड होगा सर। सर जेड कॉन्फ़िगरेशन, जेड कॉन्फ़िगरेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो कार्बन के साथ में वैलेंसी किससे फुलफिल होती है, हाइड्रोजन से। अब आप देख लो, यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी 1 इसकी जाएगी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी, और यहाँ पे इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी। तो हमारे सेम प्रायोरिटी कहाँ पर है, सेम साइड में। इसका मतलब ये जेड कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी एल्कीन्स की। अब हम ऑक्साइड्स में भी असाइन कर सकते हैं ईजेड कॉन्फ़िगरेशंस। ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं, ऑक्साइड्स हमारे बनते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड और हाइड्रोक्साइल एमीन की रिएक्शन से। तो देखो ये हमारे पास HCH3 डबल बॉन्ड N और ये OH, ये हमारे पास है ऑक्साइड में कोई है। इसको हमें E और Z असाइन करना है। अब बताओ ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन में है, ई में है जेड में, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हमारा एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो हमारी प्रायोरिटी हमेशा लोएस्ट रखी जाती है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये लोएस्ट ही होता है। और यहाँ पर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब बताओ, अब तो बता दोगे। सर जेड जेड ई है। ई है सर। तो हम ऑक्साइड्स में भी ये यूज करते हैं ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप CH3 CH2 CH3 अब इसका बताओ। सर ये जेड है। सर जेड है। ये जेड हो गया, ये 1 हो गया, इधर से ये 1 हो गया, तो हमारा ये हो गया जेड। ठीक है, अब सपोज करो हमारे मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तब कैसे असाइन करेंगे। जैसे अभी आपसे एक से ज्यादा कार्बन थे तब हमने असाइन किया था, ऐसे अगर हमारे मॉलिक्यूल में से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, then how can we assign Z to these molecules। ये मॉलिक्यूल है सपोज करो आपके पास, इसमें बताना है आपको EZ, कैसे बताओगे। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे क्या क्या अटैच है। इस डबल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं अटैच है, तो इसका मतलब इसके साथ हाइड्रोजन है, और इसका मतलब क्या होता है, कार्बन है यहाँ पे CH3।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे था तो ये CH3 हो गया, क्योंकि ये कार्बन चेन थी तो की हुई है। और बाकी यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ये है एक्चुअली हमारी चीज। अब आप असाइन कर सकते हो इसको भी, जब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, 2 4 हेक्साडाइइन तो हो गया, ये हेक्साडाइइन। हेलो, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सैक में है, अच्छा उसमें है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल है वैसा है। अच्छा ग्रीन मेथड्स हैं, तो उसमें क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन बताना है और नंबर 4 का। तो यहाँ 2 के आगे हमारा आएगा, 2 के आगे हमें लिखना पड़ेगा ई है या जेड है। ऐसे जो 4 है, 4 के आगे हमें लिखना पड़ेगा, ये हेक्साडाइइन है हमारा वैसे। एंड 4 का कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसमें ई होगा या जेड होगा। सर जेड होगा। 2 का कॉन्फ़िगरेशन जेड कैसे होगा, मुझे कौन नो बताएगा। सर ई होगा सर, ई होगा ई सर। होगा ना, देखो सेम प्रायोरिटी वाले जो ये, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, इधर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, तो दोनों अपोजिट हो गए ना। तो ये ई हो गया, सीधी सी बात है, दिख रहा है ये। अब इधर देखो, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इधर से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये भी एंटी हो गया एक दूसरे के, ई हो गया। दोनों क्या है, ई कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कैसे लिखेंगे इसका नेम, E2E4E हेक्साडाइइन। तो अब ये सेल्फ डिफाइंड हो गया। 2 पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है वो ई कॉन्फ़िगरेशन में है, और जो 4th पोजीशन पर है वो भी ई कॉन्फ़िगरेशन में है। तो इस तरह से हम जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होता है तो उनको सेपरेटली ई और जेड असाइन करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। इसको असाइन करो। अगर हम IUPAC के हिसाब से चेन की नंबरिंग करते हैं तो कहां से होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। डबल बॉन्ड कहां पर है, यहाँ पे 1 पर है और 3 पोजीशन पर है। तो 1 एंड 3 का आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है, 1 एंड जो 3 है दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। सर पहले का दूसरे का ई होगा, तीसरे पहले का ई होगा, तीसरे का जेड होगा। ठीक है, फर्स्ट का ई और थर्ड का हो गया हमारा जेड। तो भी बताना है। ठीक है, तो इस तरह से हम असाइन कर लेंगे। ई जेड समझ में आ गया आपको, आर एस समझ में आ गए दोनों। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बस एक रह गया अब हमारा डीएल नोटेशंस, डीएल डेजिग्नेशंस, वो भी हम कर देते हैं अभी फटाफट। उनमें प्रायोरिटी भी असाइन नहीं करनी होती है वहां पे।
D, capital D and capital L notations. ये किस में यूज होते हैं? रिलेटिव मेथड में। सर ऊपर का दिख नहीं रहा। तो डीएल नोटेशंस मैंने आपको लास्ट टाइम जब ब्रीफ किया था पिछली क्लास में, तो मैंने बताया था कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ मेथड्स आर देयर। पहला था एब्सोल्यूट मेथड एंड सेकंड था रिलेटिव मेथड। एब्सोल्यूट मेथड में वी वर नॉट हैविंग एनी रेफरेंस कंपाउंड और स्टैंडर्ड कंपाउंड फॉर असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू द अनदर मॉलिक्यूल्स। So directly we have to assign priorities, then we will see the actual configuration of that molecules. But in case of this DL notations, this is the relative methods. We are having a standard molecule. A non-molecule is there, and based upon that we can assign configuration to the another molecules. And this was given by Emile Fischer. Fischer ने दिया था ये method. कैसे? Arbitrarily he assigned configuration to the molecule. कौन से मॉलिक्यूल को? डीग्लिसरैल्डिहाइड CHO, CH2OH, OH and H. ये कायरल कार्बन है. So molecule which is having this OH to the right hand side in Fischer projection formula. This formula was given by Fischer, Fischer. So if your molecule is present in Fischer projection formula and it is having OH on the right hand side, that is on the horizontal line. Horizontal line पे भी कहाँ हो? right hand side में अगर आपका OH group present हो, then we can assign D configuration relative to this D-glyceraldehyde, because Emile Fischer assigned D configuration to this D-glyceraldehyde molecule. क्या है ये? D-glyceraldehyde. अगर एमाइल फिशर का मन नहीं होता है इसको डी असाइन करने का, अगर वो इसको असाइन करता तो हमें बाकी मॉलिक्यूल्स का भी कॉन्फ़िगरेशन एल असाइन ही करना होता. But because he has assigned D configuration to this molecule which is having OH on the right hand side, so relatively we have to assign D to another molecule. Is that clear to everyone? बहुत सिंपल है. सर OH अगर राइट में होगा तो D आएगा. D आएगा, बस सिर्फ इतना याद रखना है. जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अगर हम देखें, अगर OH राइट हैंड साइड में है तो कॉन्फ़िगरेशन D असाइन होता है. कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या असाइन करना है हमें? D. दूसरा देखो, अगर हम L ग्लिसरैल्डिहाइड को देखें, CHO, OH, H and CH2OH, तो यहाँ पे OH कहाँ पर है? ये लेफ्ट हैंड साइड में है. लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? L ग्लिसरैल्डिहाइड. ये L ग्लिसरैल्डिहाइड हो गया, ये D ग्लिसरैल्डिहाइड हो गया. अब ये हमारे पास नॉन एग्जांपल है, सेट एग्जांपल्स, क्योंकि इनिशियली फिर एमाइल फिशर ने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया था. इसी के बेसिस पे हम लोग बाकी मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं. इन केस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स है. ये जो डीग्लिसरैल्डिहाइड है, दिस इज ए कार्बोहाइड्रेट, एल्डोज शुगर. क्या है ये? शुगर है. शुगर्स की डेफिनेशन क्या होती है? द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग ईदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप and polyhydroxy groups, means more than one hydroxyl groups must be there. यहाँ पे कितने हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं? 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स. तो एटलीस्ट 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स तो आपके पास होने चाहिए और एक एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए. एंड आल्सो देयर डेरिवेटिव्स. तो इनके कुछ अगर आप फर्दर डेरिवेटिव बना दोगे, दे विल आल्सो बिलोंग टू द कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री. दे विल आल्सो बी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. सर आज के लिए इतना ही बहुत है सर. टाइम हो गया सर 12 हो गए. नहीं, आप टाइम पूरा कराऊंगा आज, क्योंकि पिछली क्लास भी छूट गई थी.
ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूरा करो इसको। तो जहां मैं बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास एटलीस्ट वन एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है आपके मॉलिक्यूल, और एटलीस्ट 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आपके पास होने चाहिए, देन द कंपाउंड्स विल बी इन द कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एंड दिस मेथड ऑफ असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन वाज इनिशियली गिवन टू द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के लिए दिया गया। अब देखो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे असाइन करते हैं फिर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम जब देखते हैं ना ये ओरिजिनल कार्बन है जो कि हमारा कहां पर है, जो बॉटम CH2 है उसके क्लोज है। जब बाकी कार्बोहाइड्रेट में हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बॉटम CH2 है उसके जो क्लोज जो OH ग्रुप है वो राइट में है या लेफ्ट में है, उसी से कॉन्फ़िगरेशन असाइन होता है। सपोज करो ये हमारे पास एरिथ्रोज और थ्रियोज शुगर है, CHO CH2OH, कौन सा शुगर है, इरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन है, थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन है? थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दो। हाँ करता हूँ। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सर है? इरिथ्रियो इरिथ्रियो। सर इरिथ्रियो इरिथ्रियो, क्योंकि हमारे ये दोनों OH साइड सेम साइड में है, ये इरिथ्रियो होगा बिकॉज दिस इज ए शुगर सो इट इज इरिथ्रोज। इरिथ्रोज तो इरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन है ये। अब हमें इसको देखना कि डी में है या एल है, ये डी इरिथ्रोज है या एल इरिथ्रोज है, ये चेक करना है हमें। तो जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे सिंपली, जब हम IUPAC नेम इसको मॉलिक्यूल को देंगे तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यही नंबरिंग होगी, पैटर्न हमारा ये होगा। तो आप देखो यहाँ पे इट हैज 2 chiral carbons, नंबर 2 इज chiral एंड 3 इज chiral। तो जो फारदेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है या जो हाईएस्ट नंबर्ड chiral कार्बन है, हाईएस्ट नंबर्ड कौन सा हो गया, नंबर 3, या कह सकते हैं विच इज मोस्ट क्लोज टू दिस CH2OH, क्योंकि यही ओरिजिनल chiral कार्बन है। जो हमारा डीग्लिसरॉल्डिहाइड में था उसको कंपेयर कहां से करना है हमें, इससे। जो हाईएस्ट नंबर्ड या फारदेस्ट या डिस्टेंट जो chiral कार्बन है उसमें हमें पोजीशन देखनी है OH ग्रुप की। अगर ये राइट हैंड साइड में है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इन रिलेशन टू दिस डीग्लिसरॉल्डिहाइड दिस मॉलिक्यूल विल आल्सो बी असाइन्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। कैसा कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे सर CH2OH के क्लोज देखते हैं। हाँ CH2OH के क्लोज, क्योंकि जब हम नंबरिंग करते हैं CH2OH को भी छोड़ दो, किसी मॉलिक्यूल में ऐसा भी हो सकता है CH2OH को कुछ और बना दिया हो। आप ये मान के चलो जब हम नंबरिंग करेंगे तो हाईएस्ट नंबर जो होगा, क्योंकि आप देख रहे हो एल्डिहाइड ग्रुप टॉप पर है, यहाँ पे टॉप पर है, तो जो हमारे जो इंसर्ट हुआ है वो ये वाला इंसर्ट हुआ है, नया जो कार्बन इंसर्ट हुआ इन बिटवीन दैट दिस इज दिस वन एंड दिस इज द ओरिजिनल जो हमारा डीग्लिसरॉल्डिहाइड में था, वही है ना ये ओरिजिनल। तो ये हाईएस्ट नंबर भी हो गया, जब हम नंबरिंग करते हैं तो हाईएस्ट नंबर हो गया, ये फारदेस्ट भी हो गया, ये सबसे दूर वाला हो गया, डिस्टेंट हो गया। तो इसका OH कहां पर है, राइट हैंड में है तो हमारा R हो जाएगा, तो सॉरी D हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्योंकि हमारे डीग्लिसरॉल्डिहाइड में ये राइट हैंड साइड में था। एक और एग्जांपल देख लो, अभी पता चल जाएगा आपको। ये OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में है H OH H CHO, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, थ्रियोज या इरिथ्रोज? सर थ्रियोज है, थ्रियोज है। क्यों है थ्रियोज, बिकॉज हमारा डिफरेंट जो हाँ OH दोनों अपोजिट साइड में है, तो हमारा ये थ्रियोज शुगर हो गया, थ्रियोज शुगर है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या असाइन करेंगे हम, डी करेंगे असाइन। देखो नंबरिंग से करो 1 2 3 एंड 4। chiral कार्बन कौन कौन सा है, 2 and 3 chiral है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें से,
highest number 3. So if highest number chiral carbon has OH on the left hand side, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या असाइन करेंगे हम थ्रियोज को? L ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम इसको क्या असाइन करेंगे? एल कॉन्फ़िगरेशन. तो ये एल है, एल थ्रियोज. क्या हुआ ये? एल थ्रियोज. ये सिंपल मेथड है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ आपको डीग्लिसरॉल्डिहाइड को याद करना है. डीग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये याद रखना है बस. अब मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं. CH2 OH 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 OH. तो ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा. हाँ करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब आपको ये बताना कि ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है. कैसे बताएंगे हम? नंबरिंग करो. पहले तो कायरल कार्बन देख लो. ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है. डी चार कायरल कार्बन है. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 5. 5. तो 5 का कॉन्फ़िगरेशन देखना, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है. सिर्फ हमें अपना फोकस यहाँ पे रखना है. यहाँ पे कहाँ है ये? राइट हैंड साइड. इसलिए ये है हमारा डी ग्लूकोज, जो कि हमारा नेचर में एग्जिस्ट करता है. नेचुरली अकरिंग सुगर्स आर इन डी कॉन्फ़िगरेशन. जितने भी नेचर ने शुगर बनाए हैं वो सारे डी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं. और अगर एल शुगर अगर हमारे पास अवेलेबल हो तब भी हमारे वो किसी काम की नहीं होती, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एंजाइम फॉर देयर डाइजेशन. हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा होता है कि हम सिर्फ डी शुगर्स को कंज्यूम कर सकते हैं, एल शुगर्स को नहीं कर सकते. और नेचर ने भी डी शुगर्स ही बनाई है. ठीक है, एक फ्रक्टोज देखो, CH2OH. ये फ्रक्टोज है. नंबरिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4 5 एंड 6. ये कायरल कार्बन है. अब बताओ ये डी कॉन्फ़िगरेशन में है फ्रक्टोज या एल में? शुगर इसलिए बिकॉज मैंने आपको बता दिया एक एल्डिहाइड का कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए और बाकी मोर देन 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होने चाहिए. एटलीस्ट 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होने चाहिए. तो दोनों में कंडीशन फुलफिल होती है. दैट्स व्हाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बिलोंग टू द कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी. कार्बोहाइड्रेट क्लास से बिलोंग करते हैं ये. अब बताओ फ्रक्टोज ये डी कॉन्फ़िगरेशन में या एल में? डी. डी, बिकॉज द हाईएस्ट नंबर asymmetric carbon is having OH on the right hand side. सिर्फ ये चेक करना है आपको और आपको असाइन कर देना है डी. एंड नेवर बी कंफ्यूज्ड विद कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. दोनों में क्या अंतर है बताओ? कैपिटल डी एंड स्मॉल डी में क्या डिफरेंस है? कैपिटल डी हमारा क्या है? रिलेटिव वे ऑफ असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन. And this is the practical property. This will tell you about the optical rotation of the molecule, whether it is optically rotating, dextrorotatory or levorotatory. आपका D का मतलब हो गया dextrorotatory. तो दोनों में कंफ्यूज मत होना. कभी गलती से कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी मत लिख के आ जाना, या फिर कैपिटल एल और स्मॉल एल. ये लीवोरोटेटरी होता है. ये क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया हुआ है जो हमने. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये मिटा दूं, साफ कर दूं? Yes, sir. ठीक है. क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सर मी.
आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो अभी अटेंडेंस का, कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है, और ओके मुझे सर। सेंड कर देना, वो व्हाट्सएप कर देना, अटेंडेंस में इसी से लगा दूंगा बाद में, है ना। अब देखो, और अभी हमारे पास 8-10 मिनट है, एक और एग्जांपल लेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, यही मॉलिक्यूल, यही जो डीएल नोटेशन से इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू अमीनो एसिड्स आल्सो। इन अमीनो एसिड्स, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखा था, अब अमीनो एसिड्स का देख लेते हैं। अमीनो एसिड्स में कैसे डीएल नोटेशंस को यूज करते हैं, क्योंकि जो ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स है दे आर फाउंड इन एल कॉन्फ़िगरेशन। एल कॉन्फ़िगरेशन में होती है। तो कैसे करते हैं इसमें, अमीनो एसिड में एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, आपको पता ही है, और एक होता है अमीनो ग्रुप, अमीनो। और यहां पे होता है वेरिएबल ग्रुप आर। आर कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अमीनो एसिड है उसके हिसाब से आर होता है। तो कीपिंग दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन द टॉप बिकॉज दिस इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप। ये NH2 की पोजीशन देखनी है हमें इंस्टेड ऑफ OH। जो हम डिग्लिसरॉल्डिहाइड में OH के देख रहे थे या बाकी कार्बोहाइड्रेट्स में OH देख रहे थे, अमीनो एसिड में हमें क्या देखना है, NH2। तो NH2 कहां पर है, यहाँ पे राइट हैंड साइड। कैसा हुआ फिर इसका मतलब, ये डी अमीनो एसिड, कैसा अमीनो एसिड है ये, डी अमीनो एसिड। और अगर यही अमीनो एसिड RCOOH NH2 H, यही अमीनो ग्रुप अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमारा ये हो जाएगा एल अमीनो एसिड। बस ये अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन असाइन हो गया। एंड ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन एल कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक एग्जांपल ले लो, COOH ये फिनाइल एलेनिन है, दिस इज फिनाइल एलानिन। तो थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ करता हूँ, ये फिनाइल एलानिन है, ये जो एग्जांपल हमने लिखा है, ये दिस इज द फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि ये फिनाइल एलानिन है, ये एल अमीनो एसिड है या डी अमीनो एसिड है। फिनाइल एलानिन ये डी कॉन्फ़िगरेशन में है या एल कॉन्फ़िगरेशन में, सिर्फ आपको ये सर बताना है। एल एल में है, बिकॉज ये जो हमारा NH2 है वो कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये एल फिनाइल एलानिन है जो कि नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है। और भी कोई हो सकता है, ये COOH CH3 NH2 NH। अब इसमें बताओ, ये है एलानिन, एलानिन, ये एलानिन है, सर डी, ये डी कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा, तो ये डी एलानिन है। तो सिंपली यू कैन असाइन डी एंड एल टू ऑल अमीनो एसिड्स in the same way as we have done for these examples. Is that clear to everyone? यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। दो ठीक है, सर तो ठीक है, अटेंडेंस अब भेज आप भेज दिए ना आप? ठीक है, अब आप एक काम करो, लीव कर दो और रेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट Okay, वीक sir. करेंगे, जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना बस। आप भी रेस्ट कर लीजिए। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते।
थैंक यू सर। नमस्ते सर।